साथियों, एक आज मैं बहुत बड़ी बात आप लोगों को बताने जा रहा हूं। जो सिलिकॉन वैली बैंक करप्ट होने की जो एक न्यूज़ आई है अमेरिका की, उसका कनेक्शन सीधा सीधा अडानी ग्रुप से है। मैं सारा कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में रह रहे हैं या स्टॉक मार्केट से आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत बेस्ट लर्निंग वीडियो होने वाला है। सारा कुछ खेल समझेंगे इस वीडियो से, आपको कहीं नहीं जाना है। पूरा मैं डिटेल बताऊंगा। लास्ट में आप ज़रूर बताइएगा कि मेरी बात सही है या गलत। अगर गलत लगती है तो कोई दिक्कत नहीं, सही लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले बात स्टार्ट होती है रसिया यूक्रेन वार से। ये मैं वहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ, रसिया यूक्रेन वार, जिसमें आपको पता है कि जब रसिया यूक्रेन का वार होता है, सारी कंट्री जो इसके खिलाफ थी उसमें वो मोदी को भी या इंडिया को भी बोलते हैं कि आप भी इसके खिलाफ जाइए, इस पर सैंक्शन लगाइए रसिया के ऊपर। अमेरिका जैसे कई देशों ने रसिया पर सैंक्शन लगाए थे, सभी को पता है, जिसकी वजह से अमेरिका का जो गैस हो गया, नेचुरल गैस हो गया, उसके साथ में ऑयल हो गया, उन सब में प्रॉब्लम आई थी। लेकिन उसके बाद भी इंडिया ने अपना ट्रेडिंग स्टॉप नहीं किया, ये आप सभी को पता है। ट्रेडिंग इंडिया ने रसिया के साथ स्टॉप नहीं किया, जिसके बाद अमेरिका ने काफ़ी प्रेशर बनाया कि भारत रसिया से तेल ना ले, उससे सस्ता तेल हम दे देंगे। ऐसी बात भी उन्होंने कही है, जो कि आप सबको पता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि देखा आपने ऑयल ट्रेडिंग की बात आ जाती है, जिसमें ऑयल पर काफ़ी प्रेशर दिया जाता है कि आप रसिया से ऑयल मत लीजिए, या फिर उन्होंने कई सारी बात, एक ग्लोबली बात भी उठाया था, जिसका भी आपको मार्केट में इम्पैक्ट देखने को उस समय मिला था। और उस समय आपने देखा कि मार्केट काफ़ी डाउन चला गया था। उसी हिसाब से अगर आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, अमेरिका ने काफ़ी हद तक कोशिश की थी कि भारत रसिया से दूरी बना के रखे, जिससे कि क्योंकि भारत का जो मेन मोटो था, जैसे कि भारत अपने रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहता है किसी भी देश के साथ में, तो उसी हिसाब से भारत ने ऑयल की ट्रेडिंग को बंद नहीं किया। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट निकल के आता है 2024 का इलेक्शन। आप सभी को पता है कि देखिए, मैं 3 कड़ी को जोड़ रहा हूँ। पहला वो यूक्रेन वार, दूसरा ट्रेडिंग, तीसरा आ जाता है इलेक्शन। 2024 का इलेक्शन सभी को पता है, जिससे कि इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा प्रेशर में है, ये आपको मानना होता है। जैसे कि भारत सरकार नहीं भी चाहती कि कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे कि इलेक्शन पर उसके ऊपर फर्क पड़े। इसलिए भारत सरकार कभी नहीं चाहती कि भारत की इकोनॉमी या भारत का किसी भी तरह से कोई भी इम्पैक्ट आए, जिससे कि भारत सरकार को प्रॉब्लम आए इलेक्शन में। लेकिन जो जो देश नहीं चाहते थे कि भारत रसिया का संबंध ऐसा रहे, ट्रेडिंग करे, वो देश, चौथा पॉइंट निकल के आता है, इंडियन इकोनॉमी को टारगेट करते हैं। वो इंडियन इकोनॉमी को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भारत जब उस तरह से कंट्रोल नहीं आ रहा है तो वो इनडायरेक्टली इंडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को देख के, इंडिया की इकोनॉमी को देख के वो इंडिया की इकोनॉमी को डाउन करने या बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, जो कि हाल फिलहाल में आप सभी को पता है। जिसका सबसे मेन रीज़न ये होता है कि भारत में सबसे ज़्यादा ग्रोथ कौन दे रहा था, किसके वजह से सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी, वो सभी को पता है कि अडानी सेक्टर, अडानी ग्रुप के जो सारे स्टॉक हैं, उनकी वजह से सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली थी इंडिया को लास्ट 4 ईयर में। जिससे अडानी सभी को पता है कि लास्ट इंडिया टॉप 4 में आ गए थे, रिचेस्ट पर्सन में वर्ल्ड में। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए साथियों। एक बार मैं फिर कहना देना चाहता हूँ कि यह मेरा पर्सनल व्यू है, ये मैं किसी को कुछ कहना की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ, जो मुझे जो लग रहा है। इसके बाद ये जो नहीं चाहते हैं कि इंडिया ग्रो करे, वो इंडिया के अडानी सेक्टर को टारगेट करते हैं, क्योंकि वही एक सेक्टर है जिसको वो गिरा देंगे। अगर उस पर इम्पैक्ट डालेंगे तो इंडिया की ग्रोथ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ये उनका मानना था। इसी वजह से उन्होंने अडानी को टारगेट किया। जो भी अडानी, सभी को पता है कि जो भी अडानी के शेयर हाई, बहुत सारे महंगे थे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई, सभी को पता है। लेकिन अडानी सेक्टर भी तो कितना ग्रोथ कर रहा है, शेयर की प्राइस की बात छोड़िए, अडानी कंपनियां भी तो कितने ज़्यादा ग्रोथ कर रही हैं, ये सब चीज़ कोई नहीं मानता है। तो साथियों, सभी को पता था, जो भी हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दी थी, आप सभी को पता है,
अडानी के बारे में वो सारे इम्पैक्ट निकल के आए थे। ऑलरेडी वो पहले ही नॉलेज में थे, बड़े बड़े लोग पहले ही वो सारी चीज़ें नॉलेज में थी, फिर भी उन्होंने इस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाला जिससे कि अडानी को प्रॉब्लम्स जो भी उसके अंदर कमियाँ थी उसको हाईलाइट किया जा सके। और उसके बाद अडानी ग्रुप का एफपीओ आने वाला था, सभी को पता। जब अडानी ग्रुप में एफपीओ आ जाता तो उस समय जो पब्लिक सेक्टर से ये पैसे उठाते, जो उनके ऊपर कर्जा था या फिर न्यू ग्रोथ में उसको इस्तेमाल करने वाले थे। लेकिन उन्होंने एफपीओ के पहले ही हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी की है कि अडानी के शेयर में ये प्रॉब्लम है, आप सभी को पता है। जिसके बाद हिंडनबर्ग का जो रिसर्च, जो भी स्टेटमेंट था, जो भी बातें थी, वो सभी को पता था। लेकिन मेन हिंडनबर्ग अगर इंडिया के सेक्टर पर उन्होंने खुद कहा कि मैं इस पर शॉर्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या था कि वो इस सेक्टर को गिराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मेन ये था कि वो फॉरेन से डायरेक्टली इस शेयर को बेच नहीं सकते थे। आप सभी को पता है अगर ये इस शेयर को गिराने की कोशिश करते हैं तो डायरेक्टली इस शेयर को नहीं बेच सकते। इसलिए उन्होंने इसका एक अलग ही स्ट्रेटजी बनाई है। जो इसके पीछे मेन जॉर्ज का नाम आता है, जॉर्ज सोरोस। हिंडनबर्ग के पीछे जो व्यक्ति काम कर रहा था वह व्यक्ति है जॉर्ज सोरोस, ये मेरा मानना है। क्योंकि साथियों कुछ दिन पहले इनका एक स्टेटमेंट भी आया था कि वो इंडियन गवर्नमेंट अडानी या इंडियन के ग्रोथ से खुश नहीं है, या उसमें वो इसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। जो भी मतलब कि कुल मिलाकर देखा जाए जो बात निकल के आ रही थी वो इसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे। इसलिए हिंडनबर्ग ने या फिर बहुत सारे लोगों ने जो भारत की ग्रोथ से खुश नहीं हैं उन्होंने टारगेट किया भारत की बैंक निफ्टी को, सॉरी बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी 50 को टारगेट किया। जो निफ्टी 50 आपको पता है सिंगापुर एक्सचेंज में ट्रेड होती है, सिंगापुर से उन्होंने निफ्टी 50 के फ्यूचर को शॉर्ट करना शुरू कर दिया, सेल करना शुरू कर दिया। आपको पता है कि फ्यूचर 1 मंथ का होता है। फरवरी मंथ का जैसे स्टार्टिंग आपने देखा कि वहाँ से दबा के सेलिंग प्रेशर बढ़ गया, और उन्होंने सोचा था कि सेलिंग प्रेशर जैसे बढ़ेगा और मार्केट में नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे, उसके बाद इस शेयर जो है धड़ाम से गिर जाएगा सारा शेयर तो गिरा। लेकिन जो वो सेक्टर में टारगेट कर रहे थे निफ्टी 50 को टारगेट कर रहे थे, निफ्टी 50 को ज़्यादा 3.5 या 4% ही गिरा पाए थे साथियों। जिसके बाद निफ्टी 50 ने फिर बाउंस बैक किया था और धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लगी थी कि मेन प्रॉब्लम किस वजह से कहाँ से हो रहा है। जैसे ये है इंडियन गवर्नमेंट या अडानी सेक्टर को पता चला तो उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन लिया और उन्होंने देखा कि जिस हिसाब से इस पर ट्रेड हो रहा है, और फिर उन्होंने उसके फेवर में अपना ये जारी किया, ऐसा नहीं ऐसा है। फिर जैसे ही लोगों को लगा कि इस बात सही है, फिर लोगों ने दबादब बाई करना शुरू कर दिया। जिन्होंने सेल किया था उन्हीं लोगों ने फिर दोबारा बाई करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट बुक किया और पैसे तो उन्हीं के पास है ना, पैसे तो कहीं गए नहीं। हमने मार्केट से कोई शेयर सेल किया तो पैसे हमारे पास ही आ गए। फिर उन्होंने दबादब बाई करना शुरू किया, जिसके बाद हमने देखा अडानी सेक्टर का शेयर 2200 रुपये तक चला गया था। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा कोशिश की गिराने की, जिसके बाद मेन खेला अभी शुरू होता है, जिसके बाद पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, जो पैसे उन्होंने गिराने के लिए सिलिकॉन वैली बैंक से लिया। ये मेरा मानना है। इस तरह से कोई बैंक सारे स्टार्टअप फेल नहीं हो जाते हैं साथियों। अभी तक इतना अच्छा बैंक चल रहा था और इसी तरह से अचानक से उसका स्टार्टअप फेल नहीं हो जाता है। तो कुल मिला के बैंक निफ्टी को गिराने के लिए जो भी पैसे इस्तेमाल किए गए थे वो सिलिकॉन वैली बैंक से लिए गए थे। जब बैंक निफ्टी नहीं गिरा, इसके बाद जिन्होंने पैसे लिए थे वो सारे पैसे उनके डूब गए। ये चीज़ें निकल के, जिसकी वजह से बैंक अभी अपना फाइनल स्टेटमेंट नहीं दे रहा है कि उसका पैसा कहाँ कहाँ फंसा हुआ है, जिसकी वजह से आपको सबको पता है सिलिकॉन वैली बैंक का ये हाल हुआ है। तो मेरा यही मानना है कि अडानी को गिराने के लिए जो पैसे इस्तेमाल किए गए थे वो पैसे सिलिकॉन वैली से लिए गए थे। और साथियों आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।